नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार सुजीता। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो दोस्तों, आप सभी के फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस। और ये 100 क्वेश्चंस मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को विजिट करने के बाद में अगर सब्सक्राइब करने का दिल करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज नो नीड टू सब्सक्राइब अस। ठीक है, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एसटेट, टीजीटी, पीजीटी अभी जो एग्जाम होने वाला है इसके साथ में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और बीपीएससी, जी हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की वैकेंसी जो निकली हुई है उनके लिए एग्जाम्स दिसंबर में होगा। इसके साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है वो भी जल्दी आने वाला है। और इसके साथ में DSSS और साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ LT ग्रेड उत्तराखंड के अंदर भी एग्जाम रहने वाले हैं। सो आने वाले दिनों में होंगे आपके बहुत सारे एग्जाम्स। तो उनकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको डेली हर रोज शाम को 7 बजे के बाद में लाइव क्लासेस मिल जाती है। सो चलिए, बिना पर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन के वो स्टार्ट होंगे आपके 81 पर क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि स्पार्टा में खेल मैदानों को कहते थे। सो स्पार्टन काल के अंदर, स्पार्टन पीरियड में जो खेल के मैदान होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। चलिए जी, एक बार दोबारा से मार्क कर देता हूं मैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्पार्टा में खेल मैदानों को कहते थे, क्या कहा जाता था, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन ले लेते हैं। राइट ऑप्शन है यहाँ पर प्लेटेनिस्टस। ठीक है, यहाँ पर प्लेटेनिस्टस कहा जाता था। और स्पार्टन काल के अंदर ही आप कह सकते हैं कि जैसे आज के टाइम पे आधुनिक आपके स्टेट्स हैं और जैसे आपके शहर विकसित किए जाते हैं, स्पार्टा काल में आपके किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा में कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या रहती है। जी हाँ, अगर एक फिजिकल एजुकेशन की अगर आप क्लास लेते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा। कक्षा रहेगी, छत रहेगा, स्थान रहेगा या फिर मैदान। ऑब्वियसली अगर आप फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं तो आपके पास में एक मैदान होना ज़रूरी है। और मैदान में आप बच्चों को प्रैक्टिकली जो है भी एक्टिविटीज़ करवाना है उसको आप करवा सकते हैं और सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि आप जब भी सांस लेते हैं न्यूनतम प्रश्वास के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा क्या है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और फटाफट से अपना जो भी राइट ऑप्शंस आपको मिले उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं। और राइट ऑप्शन इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, टाइडल का मतलब होता है कि जो आप सांस लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जो आप सांस छोड़ते हैं, ठीक, और नॉर्मल जो सांस लेते हैं तो ये टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। वाइटल कैपेसिटी या फिर वाइटल कैपेसिटी या फिर वाइटल वॉल्यूम इसको कहा जाता है। तो ये होता है कि जब आप फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, मिनट वॉल्यूम होता है कि 1 मिनट में आपने कितना श्वास लिया और कितना छोड़ा। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये आपका हार्ट से रिलेट करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनाज में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है। तो देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने का एक मेन नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट्स होता है फाइबर। ठीक है, फाइबर जिसको हम कहते हैं, इनको रेशे के नाम से भी जानते हैं। जो ये आपका फाइबर है कौन से आपको अनाज के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेगा ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा जो फाइबर की सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा रहती है ये गेहूं के अंदर रहती है। ठीक है, और गेहूं का आपने देखा भी होगा जब आप दलिया बनाते हैं, ठीक है, जो बाजरे की खिचड़ी बनती है या फिर जो चावल की आप खिचड़ी बनाते हैं, ठीक है, रागी का जो आप खाना बनाते हैं वो अलग रहता है। लेकिन जो गेहूँ है, गेहूँ के अंदर आपको फाइबर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है चलिए, और अगर कार्बोहाइड्रेट के तौर पे बात करें ना आपको बाजरे के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक कह सकते हैं कि ऐसा फूड है जो आपको सर्दी के दिनों में खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिलीमीटर रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से यहाँ पर राइट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा।
चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है भाई। सो यहाँ पे अगर हम प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो इनको थ्रोम्बोसाइट्स नाम से भी जानते हैं, और ये थ्रोम्बोसाइट्स है आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये कम हो जाए तो आपकी बॉडी से कह सकते हैं ब्लड वेसल्स से खून भी अपने आप निकलने लगता है, और इस सिचुएशंस में आपने देखा होगा जब भी डेंगू होता है किसी को तो उसमें आपका प्लेटलेट्स ही आपका कम होता है। ठीक है। और अगर हम 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर, अगर हम रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर अगर हम यहाँ पर प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो आपका 3 लाख के करीब ही आपकी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन से छोटा कर लेता हूँ ताकि सारे के सारे ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाए। सो यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दी गई है। ठीक है। जिसमें एक तो आपको मिल रहा है ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, डायफ्राम और हृदय। ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये बॉडी से रिलेट करते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका श्वसन पेशी है, ठीक है, कार्डियक है, तो मतलब इनका कुछ टेक्निकली एक आपको एक मतलब लिस्ट मिली है और एक आपकी बॉडी से रिलेट है। तो इसमें बताना है कि इनके दोनों के बीच में रिलेशंस कैसा है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और कोड में आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा। चलिए थोड़ा सा अगर हम मिलाने की कोशिश करेंगे। सो ग्लूकोज एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, सो ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, ये आपका ब्लड शुगर होता है। ठीक है। इसके साथ में अगर हम यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन किसके साथ में रिलेट करता है, ये आपकी रेड ब्लड कार्पल्स या जिसको आप बोलते हैं आरबीसी के साथ में रिलेट करता है। जो यहाँ पर डायफ्राम है, डायफ्राम क्या है, ये आपकी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल्स है। और यहाँ पर लास्ट है आपका कार्डिक। ठीक है। कार्डिक है आपका हार्ट से रिलेट करता है, या फिर कह सकते हैं जो हार्ट है उसको कार्डिक मसल्स के नाम से बोला जाता है। सो इस हिसाब से अगर आप कोड को मीन्स जो इसमें यहाँ पर कोड दिया गया है, अगर आप इस कोड के साथ में मिलाने की कोशिश करेंगे सो यहाँ पर ऑप्शन आपको, चलिए ऑप्शन आपको फर्स्ट राइट मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपका देखिए ग्लूकोज है, ब्लड के साथ में मिल रहा है। ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर सेकंड है हीमोग्लोबिन, तो ये आपका फोर्थ के साथ में मिल रहा है। डायफ्राम है, ये आपका मिल रहा है फर्स्ट के साथ में। और भाई बीच में आई थिंक कि नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, एक बार चेक जरूर कर लिया जाए कि नेटवर्क, जी नेटवर्क तो मेरे हिसाब से सुचारू रूप से आप तक पहुँच रहा होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और इसके साथ में भाई कई बार कुछ साथी कंप्लेंट करते हैं कि सर वीडियो ब्लर हो रही है, वीडियो में क्वालिटी मतलब हमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप एक बार वीडियो को मतलब कौन सी क्वालिटी में देख रहे हैं, ठीक है, 260 में देख रहे हैं, 360 में देख रहे हैं, 720 के अंदर देख रहे हैं, या फिर आप एचडी के अंदर देख रहे हैं, इसको आप एक बार जरूर चेक किया कीजिए और उसके बाद में ही फिर हमें बताया कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैंकोमाइसिन्स है। सो वैंकोमाइसिन्स एक्चुअल में है क्या, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट ऑप्शन ले लेते हैं। तो जो वैंकोमाइसिन्स है ये एक आपका प्रतिजैविक के तौर पे आप इसको कह सकते हैं, और प्रतिजैविक को आप क्या कहते हैं भाई, एक एंटीबायोटिक के तौर पे, ठीक है, एक आपका ये काम करता है। और ये एक्चुअल में ये कह सकते हैं कि जो आंत के अंदर आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करने के अंदर है वैंकोमाइसिन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। ठीक है। और ये कह सकते हैं कि जो दवा का उपचार है या फिर दवा से जो रिलेट है, दवा का कोई भी स्टफ है, ठीक है, उसमें अगर संक्रमण है तो उसमें भी ये मदद करती है। ठीक है। और छोटी आंत की सूजन को भी कम करने के लिए वैंकोमाइसिन से ये एक आपका एंटीबायोटिक ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा मैं सभी कूट दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कूट विजिबल हो जाए भाई। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर आपको फिलॉसफी से रिलेटेड आपको आदर्शवाद मिल रहा है, ठीक है, यथार्थवाद है, प्रकृतिवाद, वास्तविकतावाद मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन कौन से कह सकते हैं इनके जनक हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो देखिए जो आपका यहाँ पर आदर्शवाद है, आदर्शवाद के जनक कौन कहे जाते हैं, सो ये आपके प्लेटो कहे जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका 5th के साथ में रिलेट कर रहा है। ये तो 5th आपको ऑप्शन सी और डी, ठीक है, यहाँ पे मैं इस कूट की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए इन दोनों के अंदर ही यहाँ पर आपका 5th ऑप्शन यहाँ पर है। इसके साथ में जो यथार्थवाद है, यथार्थवाद किसने दिया है भाई, ये अरस्तु की देन है। ठीक है भाई, यथार्थवाद है अरस्तु की है, तो ये आपको किस में मिल गया है, ऑप्शन सी में मिल गया है। सो यहाँ पे देखिए कोड को ही आप सीधा ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको इजीली कुछ भी चीज़ें पता है तो उसको आप मिला लीजिए। ठीक है। जैसे अभी प्रकृतिवाद की मैं बात करूँ, सो प्रकृतिवाद है किसने दिया है, रूसो का दिया हुआ। वास्तविकतावाद है ये आपका दिया हुआ जॉन डेवी का। ठीक है। सो यहाँ पे इस हिसाब से अगर आप कोड को मिला रहे हैं, सो यहाँ पे आपका बहुत ईजी, आपका फटाफट से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्लीलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप NaCH किसके लिए प्रयोग किया गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।
चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपने इसको सोल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं मिल रहा है सो चलिए राइट ऑप्शन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ड्राइव टू अचीव। अब ड्राइव टू अचीव का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए एक यहाँ पर मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम अगर यहाँ पर देखिए छोटा नाम दिया हुआ है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं इसको मैकलीलैंड है, लेकिन इनका जो एक्चुअल में नेम है वो है आपका डेविड क्लेरेंस मैकलीलैंड। और ये एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मोटिवेशंस की जो ड्राइव है, ड्राइव टू अचीव, उस पर अपना काम किया है, उनके प्रिंसिपल दिए हैं। और ये जो प्रिंसिपल है उन्होंने मतलब ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने मोटिवेशन पे जो काम किया है वो 1950 से लेके 1990 के बीच में इस पर काम किया है। और इन्होंने ये बताया है कि जो इसका कह सकते हैं जो ड्राइव टू अचीव है, ठीक है, जो ड्राइव टू अचीव ये वर्ड है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये NACH के तौर पे बोलता है। ठीक है भाई, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक क्या शामिल रहते हैं? चलिए ऑप्शंस पूरे आपको विजिबल हो जाएंगे। चलिए जी, क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चंस है आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। चलिए जी, ऑप्शन यहाँ पर राइट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जिसके आप बॉडी कॉम्पोजिशंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से घटक शामिल रहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक तो रहेगी आपकी बॉडी की डेंसिटी, ठीक है, मतलब घनत्व, और दूसरा इसके अंदर रहेगा आपका फैट परसेंटेज कितना है, अगर बॉडी कॉम्पोजिशंस की बात करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है, और यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि मोटिवेशंस है, साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ एक चीज़ें दी गई हैं, जिसमें आपके इन्वेंटिव टू हाइपोथेसिस, ठीक है, आक्रामकता के बारे में, मीन्स एग्रेशंस के बारे में पूछा गया, लीडरशिप के बारे में और मोटिवेशंस के बारे में पूछा गया। सो एक्चुअल में ये बोल रहा है कि ये कैसे आपके इंस्ट्रूमेंटल है या फिर जो आपकी बॉडी में किस तरह काम करते हैं, उससे रिलेट आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ले लेते हैं, फटाफट से, ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर अगर बन रहा है आपका, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका, चलिए जी मिला लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। आक्रामकता जो होती है ना, अग्रेशन है, एग्रेशन क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। अब देखिए यहाँ पर जो लीडरशिप क्वालिटी की बात करेंगे, सो लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी को आप किस में काउंट करते हैं भाई? लीडरशिप क्वालिटी एक्चुअल में देखिए ये होती है आपकी इच्छा पे निर्भर करती है ना। सो इसको हम है ना स्वेच्छाचारी, ठीक है, विलिंग के तौर पे आप देखते हैं। जैसे आपने देखा भी हो ना, भीड़ में बोलते हैं कि कौन इस काम को करेगा, तो कोई ना कोई आगे निकल के आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें आपका नेतृत्व हो गया भाई। अच्छा, इन्वेंटेड टू हाइपोथेसिस का रह गया। सो इन्वेंटेड टू हाइपोथेसिस को मैं अगर देखूंगा ना, सो ये एक्चुअल में क्या है, ये चिंता से, एंग्जाइटी से रिलेट करेगा, ठीक है, स्ट्रेस भी आप इसको बोल सकते हैं। वैसे तो हाइपोथेसिस मतलब आप बनाते हैं, मतलब अपनी कल्पनाएं करते हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या होगा, ठीक है। और अभिप्रेरण क्या है, ये एक आपकी उपलब्धि से रिलेट कर रहा है। सो इस तरह से ये आपको ऑप्शन, इसमें जो कूट में ऑप्शन बनेगा ये हो गया है भाई आपका ऑप्शन डी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में, चलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर लूँ। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं कार्यक्रम है आरंभ किया गया है, तो कौन से वर्ष में आरंभ किया गया है ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट है यहाँ पर 1909 के अंदर पहली बार जो भारत के अंदर है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, इसको आप बोल सकते हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया था। और ये पहली बार गुजरात के अंदर बड़ौदा शहर के अंदर, ठीक है, स्कूली जो बच्चे हैं उनकी मेडिकल जांच में यहाँ पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा का जो सबसे पहला जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चरण रहेगा, ठीक है, इलाज आप जो करते हैं, ठीक है, रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा जो आप देते हैं उसका मेन होता है कि आप उसकी रोकथाम कर लें, ठीक है। देखिए इलाज करना है, ठीक है, उसको वापस से रिहेबिलिटेशन में करना है, उसका रक्षा करना है, तो ये तो चीज़ें डॉक्टर करेगा। लेकिन रोकथाम मीन्स जो आप स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, मेनली आप उनके बारे में अवेयर करते हैं और उनकी पहले से ही रोकथाम है, प्रिकॉशंस के लिए जागरूक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि पुनरावस्था की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। पुनरावस्था का मतलब है कि पहले वाली सिचुएशंस को प्राप्त करने के लिए।
सो बिल्कुल भाई, एक तो देखिए जो आपका लोड है, लोड का नेचर आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ में जो हेल्थ और जो फिजिकल कह सकते हैं जो उसकी एफिशिएंसी है, कैपेसिटी, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ में है रेस्ट कितना मिल रहा है, रिकवरी कितनी मिल रही है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए तीव्रता क्षेत्र है, मतलब आप इंटेंसिटी कितना रखेंगे आपको बताना है। चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा, आप इसमें रखेंगे 32, आपका 50% आप इसमें अपना प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप इसमें ज़्यादा करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो आपका बॉडी की जो रिकवरी टाइम है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आप देखिए जो भी आपके लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती है या फिर कह सकते हैं जिसमें एंड्योरेंस की हम बात करते हैं, सो एंड्योरेंस के अंदर है ना आप पेस कम रखते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जो वहाँ पर वॉल्यूम है काम की वो ज़्यादा करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपको क्रॉस कंट्री दौड़ना है, क्रॉस कंट्री लगभग आप 10 से 12 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, तो उसमें आप स्पीड को भी मेंटेन करते हैं, लेकिन मेनली आपका टारगेट रहता है कि आप उस जो डिस्टेंस था आपको दी गई पर्टिकुलर उसको आप कवर कर लें। ठीक है, ऐसा ही आपका फाटले के अंदर भी होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आपके जो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है उसमें आपका कह सकते हैं कि इंटेंसिटी को कम रखा जाता है और वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और भाई शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए क्वेश्चन ढूंढने में, फिर उनको तैयार करने में। और बहुत सारे साथियों को मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अगर आपके पास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आप मुझे भेज सकते हैं, या फिर कोई आपके पास में ऐसा क्वेश्चन पेपर है कि आप चाहते हैं कि इसको हम लेके आएँ, उसको सॉल्व करके आपको वापस से परोस दें, ताकि आप उसमें अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। और दूसरे साथी भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर मैंने स्पेशली यूट्यूब के हमारे जितने भी सब्सक्राइबर उनके लिए दे रखा है, ठीक है, वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 9996771061। ठीक है, सो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन पेपर है या फिर कोई आपकी क्वेरीज है सो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ भाई, इस नंबर पे प्लीज़ आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, और व्हाट्सअप में आप पेड कोर्सेज के लिए मुझे बिल्कुल भी मत कहिएगा। मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरी तरफ से कोई भी पेड कोर्सेज आपको नहीं दिए जाएंगे कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इसका पहले हम आंसर ले लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी रहता है। ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है वो आपका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। कौन से में आपको बताना है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जल्दी से जल्दी कीजिएगा भाई। सो राइट रहेगा यहाँ पर जिम्नास्टिक। ठीक है, तो जिम्नास्टिक में इंटरवल कह सकते हैं जो ट्रेनिंग मेथड है ये ज़्यादा आपका काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि सूक्ष्म से मूर्त सिद्धांत संबंधित है, ये किससे रिलेट करता है, आपके टीचिंग से है, लर्निंग से है, या फिर ट्रेनिंग से है, या फिर उपयुक्त सभी के अंदर आपका इस्तेमाल होता है। सो राइट रहेगा, सूक्ष्म से मूर्त है तो ये आपका टीचिंग से रिलेट करता है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण विधि कार्य एवं विश्राम के प्राकृतिक तारतम्य पर कार्य करते। तारतम्य का मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस बना के रखती है, मतलब इतना आपको वर्क करना है, इतना रेस्ट करना है, रेस्ट और रिकवरी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को। सो चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग आंतरिक लिखा हुआ भाई, आप इसको ना इंटरवल पढ़िएगा। ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड पे आपका यह आपका रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका काम और उसके बीच में काम और दूसरे वर्क के बीच में आपकी रिकवरी पीरियड कितना हो, इस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया भाई, फटाफट से इन क्वेश्चन को करेंगे, हमारे पास में 100 क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। विधि का प्रयोग ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन हासिल करने में किया जाता है, जिसमें अधिकतम मांसपेशी शिथिलन हासिल करने के लिए एक प्रयास में इसे खींचने से पहले मांसपेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है। ठीक, डायनेमिक स्ट्रेचिंग की बात कर रहा है, या फिर बैलेस्टिक की कर रहा है, या फिर प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन की, या फिर स्टैटिक स्ट्रेचिंग की। चलिए जी, आपको बताना है राइट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपने कभी ना कभी PNF, ठीक है, PNF मेथड का जरूर नाम सुना होगा। एक्चुअल में जो PNF मेथड है हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है, और प्रोप्रियोसेप्टिव जो न्यूरो फैसिलिटेशन है इसमें क्या करते हैं, आप एक हाई लेवल पे जो खिलाड़ियों की कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप इसमें यूज़ करते हैं, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आपका फास्ट किया जाता है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है जो मांसपेशी है उसको शिथिल किया जा सके, मतलब उसको रेस्ट दिया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपको 100 नंबर क्वेश्चन है। सो इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है एक सूची का दूसरी सूची से, ठीक है। कुछ एक आपके ट्रेनिंग मेथड दिए गए हैं, उनको ट्रेनिंग मेथड को कौन इन्वेंट करने वाले हैं उनके नाम दिए गए हैं, आपको ढूंढना है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है। चलिए इससे पहले मैं भी आपके साथ में लग जाऊँ, है ना। सो यहाँ पर देखिए जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड है ये आपका किसने बनाया था, मॉर्गन और एडमसन ने बनाया था। इसके बाद में अगर आप फार्टलैग की बात करते हो तो फार्टलैग का भाई आपने सुना होगा स्पीड प्ले, ठीक है, गोस्टा होल्मर ने बनाया था, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यह आपका बनाया गया था, ठीक है, स्वीडिश है, ठीक है, फार्टलैग स्वीडन के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, भाई यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का बन जाएगा। सो ये बनाने वाले हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को आपके डॉक्टर रैंडल व ग्रेशलर, ठीक है, ग्रेशलर ट्रेनिंग भी इसको कई बार बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका दबाव प्रशिक्षण, ठीक है, तो ये आपके विंटर बॉटम बनाने वाले थे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप इसमें कूट की बात करेंगे सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और चलिए अभी मैं एक बार देख लेता हूँ, सर्किट ट्रेनिंग है आपका डी, ठीक है। तो डी यहाँ पे आपको मिल गया है, एक में पहले में मिल गया ना, पहले में ही मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बी पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ बिल्कुल भाई सही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ये बोल रहा है कि लंबी अवधि की प्रशिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित योजनाएं सम्मिलित रहती है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड आप ट्रेनिंग का मेथड यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन सी यहाँ पर योजनाएं, मतलब कौन कौन से आप साइकिल प्लान है अपने यूज़ करते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है भाई, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। सो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, जब भी आप साइकिल की बात करेंगे, ट्रेनिंग साइकिल की बात करेंगे, तो सबसे पहला क्या आता है आपका इसमें अवधारणात्मक योजना, मतलब इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल प्लान, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है भाई, कंसेप्चुअल प्लान होता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है इसमें आपका मैक्रो, कौन सा होता है भाई, दूसरा आपका मैक्रो आपका साइकिल रहेगा। इसके बाद में होता है मीजो, मीजो का मतलब होता है बीच वाला, और इसके बाद में होता है आपका माइक्रो, ठीक है। और कई बार ना कुछ साथी बोलते हैं कि सर क्या कंसेप्चुअल प्लान को कुछ और भी बोला जाता है, तो इसको भाई ओलंपिक पीरियड या फिर ओलंपिक साइकिल प्लान के नाम से भी, ठीक है, या फिर 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर या फिर 8 ईयर साइकिल प्लान भी इसको कई बार बोल देते हैं। वैसे तो 4 साल होता है ओलंपिक से लेके दूसरे ओलंपिक तक, ठीक है। और कई बार इसको आप मतलब जो टेक्निकली हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपको यहाँ पर ऑप्शंस में अगर मैं बात करूँगा, सो ऑप्शंस में यहाँ पर जो इसका सीक्वेंस रहेगी आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, ठीक है। पहले नंबर पे 3 आ गया, ठीक है, दूसरे पे आपका आ गया 4, तीसरे नंबर पे आ गया मेजो साइकिल, और लास्ट में आप माइक्रो साइकिल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे कौन खाली स्थान में शामिल किया गया है, ठीक, कौन से चार्टर में शामिल किया गया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और भाई कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सके। सो राइट ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको, राइट है यहाँ पर आपका यूनेस्को चार्टर। और जो यूनेस्को चार्टर है ये आपका कब कहा गया था, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो यूनेस्को है इसको कब अपनाया मतलब कौन से सत्र में अपनाया गया। सो भाई ये 20वें सत्र में आपका अपनाया गया था, ठीक है, 20वें सत्र में ये बात कही गई थी, और ये जो सम्मेलन है आपका 1978 में आपका किया गया था, ठीक है भाई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि आपदा प्रबंधन योजना के 4 चरण क्या हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। चलिए जी राइट ऑप्शन ले लेते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, शमन, तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति, ठीक है। आपदा प्रबंधन का मतलब होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है कि एक प्रभावी निर्णायक को करना चाहिए। चलिए जी, मतलब एक जो अच्छा ऑफिशियल्स होगा, इफेक्टिव जो ऑफिसेटिंग करेगा तो उसमें क्या करेगा, ठीक है, शीघ्र निर्णय लेगा, निष्पक्षता रखेगा और मानसिक सजगता रखेगा, या फिर ये सभी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और राइट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भाई इन सभी चीज़ों पे ध्यान देगा, ठीक है। खिलाड़ियों की हर एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो अच्छा निर्णायक होगा, एक अच्छा जो कह सकते हैं जो निष्पक्ष निर्णय देगा, ठीक है, जल्दी क्विक डिसीजन लेगा, और मानसिक मतलब उसके अंदर मेंटल अलर्टनेस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी में पेनल्टी शूट आउट का समय क्या है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है भाई, फटाफट से यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा। सो भाई कुछ साथी बोलते हैं कि सर अब ये 7 सेकंड का हो गया, ठीक है, तो भाई मैं तो 8 सेकंड पे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है,
और भाई किसी भी क्वेश्चन पे अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। आप सही लिखते हैं तो भी मैं कई बार कमेंट को लाइक कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप सही नहीं लिख पाते तो भी मैं उसको लाइक कर देता हूँ और उसमें कमेंट में भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 12 यार्ड्स, ठीक है, 12 गज की होगी, ठीक है। और पेनल्टी एक क्षेत्र है वो आपको पता होता है, ये आपका 44 इंटू 18 यार्ड्स का आपका रहता है, ठीक है। और अगर गोल क्षेत्र की बात करें तो ये आपका 20 इंटू 6 यार्ड का रहेगा, ठीक है। और इसमें 12 गज की दूरी पे ही आपका ये पेनल्टी किक स्पॉट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल का वजन कितना होता है। जल्दी से जल्दी कीजिएगा भाई, और राइट ऑप्शन ले लेते हैं। सो राइट ऑप्शन भाई मुझे जो इसमें मोस्ट सूटेबल लगा है, ठीक है, तो वो आपका देखिए 14 से 16 औंस के बीच है इसका वज़न, ठीक है, रहता है। और अगर हम इसमें मतलब इसकी सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो ये आपका 27 से 28 इंच रहता है, ठीक है। और यहाँ पर भाई 410 से लेके 450 ग्राम के बीच, ठीक है, इसका वज़न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसीएम फुटबॉल प्रतियोगिता का आरंभ किस वर्ष हुआ है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं। जो डीसीएम जो ट्रॉफी है, डीसीएम ट्रॉफी या फिर डीसीएम फुटबॉल चैंपियनशिप इसको बोला जाता है। सो ये आपकी 1945 के अंदर आपकी शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेड बॉल किस के साथ में जुड़ा हुआ है। डेड बॉल, सो बिल्कुल डेड बॉल आपने देखा होगा ना, ये आपकी विकेट हो गई है, ठीक है, 3। और यहाँ से एक बॉलर ने अपना विकेट डालने की मतलब बॉल डालने की कोशिश की, और बॉलर ने यहाँ से जब बॉल डाली, सो वो बॉल आपकी टप्पा खाने के बाद में, ठीक है, कहीं कुछ इस तरह से मतलब 2 टप्पे खा जाए बीच में, ठीक है, मतलब जो पॉपिंग क्रीज होती है उससे पहुँचने से पहले अगर 2 टप्पे खाते हैं तो उसको डेड बॉल, ठीक है, मतलब जो बॉल एक्चुअल में नहीं डाली गई है, ठीक है, तो उसको डेड बॉल से पुकारा जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि क्रिकेटर जिसे पाम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और भाई जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिएगा। सो राइट रहेगा, पॉम ट्री हिटर के नाम से यहाँ पर पॉली उमरगिर को जाना जाता है। बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई होती है कितनी रहेगी भाई, आपको बताना है। चलिए जी, फटाफट से यहाँ पर राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई, ज़मीन से ऊंचाई का मतलब है, मान लीजिए कि आपका बास्केटबॉल का बोर्ड है, ठीक है, और ये मैंने लगा दिया इसके पीछे का एक डंडा, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा हुआ एक छोटा सा और बॉक्स रहेगा, ठीक है, उसके अंदर आपकी यहाँ पर रिंग लगी रहती है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये रिंग मैंने बना दी भाई। अब जो ये वाला सरफेस है आपका ग्राउंड, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। तो अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक की, ठीक है, हमने ऊपर वाली हाइट को नहीं देखना है, हमने जो निचला सिरा है वहाँ से हाइट को देखना है कि कितना रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर जो बास्केटबॉल बोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई है वो हो जाएगी आपकी 2.75 मीटर, ठीक है। और बैकबोर्ड की अगर हम ज़मीन से ऊंचाई की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, देखिए इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपकी 2.90 रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए भाई मुझे 2.90 के जो नज़दीक मिल रहा है वो 2.75 मिला, ठीक है। नेशनल लेवल पे हम इतना रखते हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है भाई। और अगर आप है ना रिंग की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो ये आपकी 3.05 हो जाती है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ये किसकी है भाई, देखिए ये अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हैं ना, ये वाला क्लिक कर रहे हैं, सो ये यहाँ आपका कहाँ होगा, ये आपकी रिंग तक की ऊंचाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि पुरुष वर्ग में हैंडबॉल का भार कितना होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो क्वेश्चंस है उनको एक्सप्लेन भी यहाँ पर मैं साथ ही साथ में करता रहूँ। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, 425 से 475 ग्राम के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि पीएपी कैंपस ग्राउंड संबंधित है, ये किससे संबंधित है आपको बताना है। मतलब जालंधर में है, आपका नई दिल्ली में है, टाटा नगर में है, या फिर आपका बेंगलोर में रहेगा। सो राइट हो जाएगा, जो पीएपी कैंपस ग्राउंड है ये आपका जालंधर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइड जुड़ा है, किससे जुड़ा है भाई फाइड, जिसको आप फाइड तो नहीं भाई, इसको है ना वैसे हम है ना, मैं अगर इसको हिंदी में सॉरी इंग्लिश में लिख देता हूँ, FIDE है ना, फीडे बोलते हैं वैसे, है ना, फीडे या फिर फाइड बोलते होंगे। तो किससे रिलेट करता है भाई,
चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर आप इसमें कर देंगे शतरंज। ठीक है भाई। और जो फीडे है इसकी स्थापना है ये 20 जुलाई 1924 को की गई थी। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो एथेंस के अंदर, ठीक, ग्रीस में है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप से पूछ लिया जाए कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से उसकी स्थापना कब हुई है, तो 1951 चेन्नई के अंदर की गई है। आई होप कि इतनी जानकारी तो यार एक क्वेश्चन के अंदर अगर मैं दे रहा हूँ तो इट मीन्स कि 200 क्वेश्चन नहीं, आपके 400 क्वेश्चन आपके लिए बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। भारतीय खो खो संघ KKFI का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, देखिए मैंने एक वीडियो के अंदर ना बताया था और मैंने बाद में इसका सॉल्यूशंस भी आपको दिया था। अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप जाके वीडियो ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। खो खो खेल के जो नए नियम है उनके बारे में भी आप ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। सो ये 1955 के अंदर, ठीक है, मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि 1960 है, तो ये 1955 के अंदर हुआ था भाई। इसको याद रखना है। ठीक है। आपका खो खो जो आपका खेल फेडरेशन है इसका कब गठन हुआ भाई? 1955 के अंदर आपका किया गया है। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो कह सकते हैं जो स्थापना वर्ष, अगर आधुनिक नियमों की अगर हम बात करें ना, सो 1956 में इसके जो नए नियम है, या फिर कह सकते हैं कि 1955 में स्थापना हुई, ठीक है, गठन किया गया, और इसमें जो 1956 के अंदर है नए रूल इसके अंदर अपनाए गए थे। ठीक है। और आधुनिक नियमों की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें मतलब इसको बनाने में बहुत सारे कह सकते हैं कि जो लोगों का इसमें हाथ रहा है। ठीक है। बहुत सारे भाई, उनके नाम मैं फिर कभी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, इसके बारे में फिर कभी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जय लक्ष्मी ट्रॉफी दी जाती है, कब दी जाती है, सॉरी किसको दी जाती है, आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा, जो जयलक्ष्मी ट्रॉफी है ये आपकी वीमेंस टेबल टेनिस के अंदर आपकी दी जाती है, और ये एक नेशनल लेवल की आपकी टूर्नामेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि उबेर कप संबंधित है। उबेर कप भाई, इसको ना वर्ल्ड कप के तौर पे भी जाना जाता है। कौन से गेम का वर्ल्ड कप इसको कहा जाता है? चलिए जी, जो उबेर कप है ये आपका बैडमिंटन से आपका रिलेट करेगा। ठीक है। बैडमिंटन से उबेर कप को देखा जाता है, और इसकी जो कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग है ये 1956 कब भाई? 1956-57 में पहली बार आपका आयोजित किया गया था। ठीक है। और पहले ये 3 वर्ष के अंतराल पे आपका ये खेला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ब्लॉक, सर्विस, कप्तानी, या फिर उपयुक्त सभी। सो भाई राइट हो जाएगा, ना तो वो कैप्टनसी कर सकता है, ठीक है, ना वो ब्लॉकिंग कर सकता है, ना सर्विस कर सकता है, ना स्मैश कर सकता है। ठीक है। वो क्या कर सकता है, एक आपका डिफेंसिव खेल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भाई फटाफट से इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए जी, राइट ऑप्शन है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, और लगभग लगभग भाई जहाँ तक ये 17वीं शताब्दी के अंदर है ना, 17वीं शताब्दी के अंदर है इसकी शुरुआत मानी जाती है। 17वीं का मतलब हो गया 1700, जैसे बोलते हैं ना 1740, 1750, 1700। ठीक है। तो ये 1740 और 50 के आसपास में इसकी की गई थी भाई, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबी दूरी के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? लंबी कूद के लिए, सॉरी, लॉन्ग जंप के लिए जब भी आप कह सकते हैं विंड गेज का प्रयोग किया जाता है इसमें, और विंड वेलोसिटी चेक की जाती है। सो ये कितनी टाइम के लिए? सो राइट हो जाएगा भैया 5 सेकंड के लिए आपका कह सकते हैं कि जो विंड आपके पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रखा जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो विंड वेलोसिटी है वो कितने मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो भाई अगर 2 मीटर, ठीक है, पर सेकंड से अगर ज़्यादा है तो आपका जो रिकॉर्ड है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है। उसेन बोल्ट का अभी क्या है, 9.58 सेकंड का उसका कह सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक का, लेकिन उसने इससे भी कम टाइम में, 9.58 से भी कम टाइम में उसने रेस क्लियर कर दी थी। लेकिन उस टाइम पे कह सकते हैं जो विंड वेलोसिटी थी वो आपकी 2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा चल रही थी। सो दैट उसका रिकॉर्ड है वो काउंट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है कि शॉर्ट पुट के वृत्त का व्यास कितना रहेगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और भाई क्वेश्चंस अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों एक बार शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और दोस्तों अच्छे क्वेश्चंस लगने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उनको इजी एंजॉय कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स में भी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो भी मुझे
आपकी हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आऊँ। सो यहाँ पर 2.135 मीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार किस साल आरंभ किया गया था। सो भाई सचिन रमेश तेंदुलकर को 2014 में ये आपका अवार्ड दिया गया है, ठीक है, और एकमात्र खिलाड़ी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई है ये आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा, ये 1954 में पहली बार आपका दिया गया था, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ये पूरी की पूरी एग्जैक्ट भाई तो डेट तो याद नहीं है, लेकिन जनवरी 1954 में ये आपका दिया गया था, और उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैडमिंटन के द्रोणाचार्य अर्जुन, पद्मश्री, पद्म भूषण एवं राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित और पुरस्कृत किया गया, मतलब कौन से खिलाड़ी को किया गया। और ये देखिए पिछली भी सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन आया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं, कूट में से कौन सा रहेगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, भाई पुलेला गोपीचंद एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको दिया गया है द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी, ठीक है, ये आपके पुरस्कार मिल चुके हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको 2009 में, अर्जुन पुरस्कार 1996 में, और पद्मश्री जो पुरस्कार हैं ये दिया गया है इनको 2005 और पद्म भूषण 2014 में। और राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है जिसको अभी हम मेजर ध्यानचंद बोलते हैं, ये 2001 में दिया गया था। आई होप कि आपके लिए बहुत बढ़िया नॉलेज रहेगी, और शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। बार बार रिक्वेस्ट रहती है, कहना ना पड़े। सीरीज़ में जो फ्लो होता है ना, जब बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो फ्लो टूट जाता है भाई। और मैं नहीं चाहूँगा यार, आप एक बार एक शुरू में ही आते ही एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा इनमें से जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। और देखिए यहाँ पर आपको सही विकल्प में से चुनना है, कौन सा रहेगा। सो राइट ले लेते हैं, और राइट यहाँ पर हो जाएगा बी और सी, ठीक है। सो ऑप्शन ए में आपको यहाँ पर बी और सी मिल रहा है। एक्चुअल में जो विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं आपके, वहाँ से आपको विटामिन सी मिलता है। और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी, इसमें भी कह सकते हैं B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9, B12, ठीक है, ये 8 विटामिन का रहता है, तो ये आपके वाटर सोल्यूबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। तो देखिए जो क्रायो आपकी चिकित्सा यूज़ की जाती, क्रायो मेथड है, इसके अंदर भी आप पानी है, बर्फ़ है, इसका यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट बाथ में भी ठंडे गर्म का यूज़ करते हैं। वर्लपूल के अंदर भी पानी का यूज़ करते हैं। जो वैक्स थेरेपी है या फिर जो वैक्स बाथ है, इसके अंदर प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक खेल में डोपिंग टेस्ट शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1968, ठीक है, जिसको आप हाई एल्टीट्यूड के नाम से भी मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है। ग्रेविटी का भी सबसे ज़्यादा यहीं पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं इस मतलब ओलंपिक में आपका पड़ा था, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। सो ये आपका डोपिंग जो टेस्ट है ये आपका 1968 मैक्सिको ओलंपिक में शुरू किया गया था। और पहली बार एक स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है, जिन्होंने अल्कोहल पी रखी थी, ठीक है। और उन खिलाड़ी का भाई नाम जहाँ तक मुझे याद है कुछ हैसगर कुछ इस तरह का नाम होगा शायद, ठीक है। तो उस खिलाड़ी को यहाँ पर पकड़ा गया था जिसने डोपिंग की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इम्यून सिस्टम प्रणाली को विकसित करने के लिए, चलिए भाई एक बार दोबारा से मार्क कर लेता हूँ क्वेश्चन को। इम्यून सिस्टम प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल्स ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं। ग्लूकोसाइमिन, ग्लूटामाइन, रिबेस या फिर बी विटामिन। 4 ऑप्शंस में से आपको राइट ढूंढना है, और राइट हो जाएगा जो ग्लूटामाइन है इसका प्रयोग खिलाड़ी वो आपका करते हैं, और ये शरीर के अंदर ना एक प्रतिरोधक कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली, जैसे बोलते हैं ना, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक दवाओं का एक अंतःक्रिया जो इन दवाओं के अलग सेवन में अपेक्षित प्रभाव की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव पैदा करती है, इसको क्या कहा जाता है। सहक्रियाशील, औषधीय, विरोधी या फिर यथेष्ट। चलिए जी, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। चलिए जी, राइट ले लेते हैं। यहाँ पर इसको कहा जाता है सहक्रियाशील, या फिर इसको सिनर्जेस्टिक कुछ इस तरह का नाम लिया जाता है भाई, इसको कहा जाता है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए जी, सूचियाँ यहाँ पर आ गई हैं और इन सूचियों में यहाँ पर आपको मिलाना है। ठीक है भाई, ये कुछ आपकी बॉडी के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनसे रिलेटेड है। चलिए जी, कूट तो यहाँ पर पूरे नहीं आएंगे, चलिए जी, फिर भी इनमें आप मिला लीजिएगा, फिर हम देख लेंगे एक बार पूरे। चलो जी, यहाँ पर जो मसल्स में जो ऑक्सीजन का कह सकते हैं कि जो संग्रहण होता है वो कहाँ होगा। ठीक है, मसल्स मांसपेशी में ऑक्सीजन का संग्रहण क्या कहलाता है, तो ये मायोग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ना कि आप ना बहुत मतलब कोई भी काम करते हैं, ठीक है, अपनी शक्ति लगाते हैं और तो उसमें आपकी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ये आपका यूज़ होता है। ठीक है, और व्यायाम के तत्काल पश्चात की आराम की अवधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है आपका पूर्ति अवधि। मतलब आप ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर चले जाते हैं, ट्रांजिशनल तो नहीं कहेंगे, मतलब आप उसमें रिकवरी फेज में जाएंगे। ठीक है, और पूर्ति अवधि के दौरान अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग, ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन डेबिट कहा जाता है ना, ऑक्सीजन डेबिट इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देख लीजिएगा एक बार। चलिए भाई, इसका मिला लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1 ये आपका हो गया है, 2 ये हो गया है आपका, 3 और ये हो गया है आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मिल रहा है आपको, जो पहले का मिल रहा है ये पहले का 3 हो जाएगा, है ना, और दूसरे का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पर व्यायाम के लिए हो जाएगा 4 और इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर आपका पूर्ति के लिए ऑक्सीजन का 1। ठीक है, तो ये इस हिसाब से रहेगा। तो 3 2 4 1 आप देख लीजिए किस में मिल रहा है, 3 2 4 1। सो ये आपको 3 2 4 1 मिल रहा है आपको ऑप्शन डी के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा भाई। इस तरह से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ा क्योंकि स्क्रीन छोटी नहीं हो रही है। सो यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका स्क्रीन पर आ गया है कि शब्द थपथपाना किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। थपथपाना, तो एक्चुअल में देखिए जो थपथपाना है ये मसाज में आपका किया जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और टैपोटमेंट विधि, ठीक है, इसको टैपोटमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है हैकिंग, कपिंग, ठीक है, पाउंडिंग और बीटिंग ये अभी इसमें आप शामिल करते हैं। ठीक है, परकुशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मोच के चोट में कौन शामिल रहता है। चलिए, एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि जो मोच होती है ना, स्प्रेन जिसको हम बोलते हैं, मतलब ये लिगामेंट की है, किसकी चोट है। वैसे तो भाई यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आपको अभी सी में स्नायु लिखा दिखाई दे रहा है, तो लिगामेंट को एक्चुअल में स्नायु बोलते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम के दौरान शरीर को नीचे की ओर खींचने से किस में मदद मिलती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कि व्यायाम के बाद की जो पीड़ा और अकड़न जो होती है, स्टिफनेस होती है, इससे बचने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप किस प्रकार देखेंगे कि एक बेहोश व्यक्ति सांस सामान्य रूप से ले रहा है या नहीं। मतलब कोई अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोश हो गया है, तो उस सिचुएशंस में आप कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो जिंदा है या नहीं है। चलिए जी, कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको बताना है। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, 10 सेकंड से अधिक यहाँ पर आप चेक नहीं करेंगे। ठीक है, और 10 सेकंड को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। और 10 सेकंड में आपको जो जांच करनी है, इसमें देखना है कि आँख है, सॉरी उसकी आँख है तो क्या नाक है, नाक के पास में आप हाथ ले जाके देख सकते हैं। उसकी पेट की अगर मूवमेंट, कोई अगर मूवमेंट हो रही है और रेस्पिरेशन जब भी करेगा ना, तो पेट हमारा हिलता डुलता है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से थर्मोथेरेपी परिविधियों की पहचान कीजिए। चलिए जी, वाणिज्यिक जेल, ठीक है, इसमें हाइड्रोकोलेटर, पैक्स, स्पंदन, डायोथर्मी, टेंस और अल्ट्रासाउंड। ठीक है, यहाँ पर थर्मोथेरेपी को आपको बताना कि थर्मोथेरेपी में इनमें से कौन सी यूज़ की जाती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो देखिए, एक तो आपका हाइड्रोकोलेटर पैक्स है, ये आपका यूज़ किया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड है और इसके साथ में जो टेंस है ये आपके यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो इस हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। सो भाई ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये सभी के लिए ज़रूरी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रेन इनमें से कौन प्रभावित होता है। स्प्रेन में
चलिए जी, स्प्रेन के अंदर मेनली कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होगी आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो देखिए, स्प्रेन के अंदर एक्चुअल में होती तो ये लिगामेंट की चोट है, लेकिन लिगामेंट होते किस पार्ट पे हैं, तो ये आपके जॉइंट पे आपके मेनली लिगामेंट रहते हैं, तो ये जॉइंट को भी प्रभावित करती है, जोड़ को भी प्रभावित करती है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, जिसमें आपका लिगामेंट, ठीक है, और यहाँ पर आपका जोड़, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भंग मीन्स जो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के इलाज में कौन सी तकनीक अपनाते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन है। चलिए जी, फटाफट से आपको यहाँ पर, चलिए जी, थोड़ा सा जो कर्षण होता है ना, इसको अट्रैक्शन बोल देते हैं भाई। एक्चुअल में मैं जो राइट ऑप्शन बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि जो कर्षण होता है, एक्चुअल में क्या होता है, जब हड्डी टूट जाती है और कई बार ना एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है, तो थोड़ा सा उनमें गैप बढ़ाने के लिए, ताकि अच्छे से हड्डी का जुड़ाव हो सके, तो अट्रैक्शन, ठीक है, ट्रैक्शन उसको बोला जाता है, ट्रैक्शन टेक्निक है, इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मांसपेशियां मरोड़ या फिर ऐंठन का क्या कारण होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए, मांसपेशी के अंदर कोई चोट लगी हुई है, ठीक है, अति संवातन का मतलब है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, ठीक है, बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओवर यूज़ हो रहा है इंजरी का, ठीक है, और इसके साथ में है यहाँ पर नमक की कमी हो जाना, ये सभी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, और कुछ इसी तरह के क्वेश्चन सबकी बार भी आपके एग्जाम्स में रहने वाले हैं, तो भाई इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मोच आना, ठीक है, मोच है, ये किससे रिलेट करेगा, हेमोटोमा है, ये किससे रिलेट करेगा, ठीक है, डिसलोकेशन है, ठीक है, अल्पकालिक अचेतना और फफोले पड़ना, ठीक है, ब्लिस्टर जिसको कहा जाता है, तो किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो जो फफोले पड़ते हैं भाई, एक्चुअल में यहीं से मैं ले लेता हूँ। देखिए, सीधा सा सिंपल सा फफोले ना, ये त्वचा में ही आपके पड़ेंगे, जैसे मान लो जल जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि सनबर्न, या सॉरी सनबर्न या आग वगैरह है, या फिर कोई गर्म पानी गिर जाए तो फफोले उठ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके त्वचा से ही रिलेट करते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे जैसे मोच आना, तो मोच किसको प्रभावित करती है, तो जो मोच है ये आपके जॉइंट्स को प्रभावित करती है। लिगामेंट तो नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जॉइंट अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो हेमोटोमा किसके अंदर होता है, जो हेमोटोमा है एक्चुअल में ये किससे रिलेट करता है, ये आपकी मसल से रिलेट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ में जो विस्थापन होता है, विस्थापन किसका होगा भाई, हड्डी का होगा, है ना। ये जैसे आपने देखो ना, बाल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है, तो उसके अंदर आपका जो हड्डी का विस्थापन, ठीक है, मतलब डिसलोकेशन आप इसको बोलते हैं। और लास्ट में कौन सा रह गया है भाई, ये रहेगा कि अनकॉन्शियस हो जाता है, इसको कॉन्क्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस हो जाना, अल्पकाल के लिए अचेतन, ठीक है, मतलब छोटे टाइम के लिए बेहोश होना, जैसे मिर्गी के दौरे वगैरह आते हैं ना, देखा होगा आपने कई बार। सो ये आपका मस्तिष्क से रिलेट करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप कूट में जाएंगे, कूट का मतलब है यहाँ पर जो आपके मैचेस दे रखा है, सो इस मैचेस के अंदर आप ऑप्शन बी पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, मैं भी एक बार देख लेता हूँ, चेक, हाँ बिल्कुल भाई सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि खाली स्थान त्वचा की चोट है जो आमतौर पर किसी उपस्कर विशेष के साथ घर्षण या जिस जगह अस्थि त्वचा के काफ़ी नज़दीक हो उस जगह पर गिरने की वजह से लग जाती है। चोट मतलब लगने वाली जो चोट है इसका कारण होती है। कौन सी चोट को कहा जाता है भाई। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए, वैसे तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, खरोच, ठीक है ना। आपकी जो त्वचा छिल जाती है, एब्रेशन जिसको हम बोलते हैं ना, एब्रेशन इसको कहा जाता है, रगड़ लगना, खरोंच लगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गैर उत्पादक व्यक्ति से उत्पादक व्यक्ति बनाना यह उद्देश्य किसका है। चलो जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मतलब सीधा सा मैं आपको बता दूं भाई, ये बात कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसको वापस से उसी सेम सिचुएशन में लेके आना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे रिहेबिलिटेशन बोलते हैं ना, रिहैब करना। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, रिहेबिलिटेशन को पुनर्वास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल चिकित्सा नहीं है। चलिए जी, बिल्कुल अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था, तो एक तरह से क्वेश्चन घुमा रखा थोड़ा सा, तो वैक्स थेरेपी इसको कहा जाता है, वैक्स बात है, ये आपका जल चिकित्सा का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता है। चलिए जी, यहाँ पर तो उत्तर ही मैंने आपको दे दिया है ना, उत्तर आपको मिल रहा है। ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर इसको हम बोलेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको मिल रहा है, चलिए जी, किसी पहलवान या फुटबॉल खिलाड़ी या हॉकी खिलाड़ी के किस प्रकार गिरने पर कंधा अलग होता है। ठीक है, बाहरी
खींचा हुआ हाथ की स्थिति में, ठीक है, सिर के बल की स्थिति में, कोहनी के मैदान पर मुड़ने की स्थिति में, नीचे की टांगों का चौड़ाई में फैलना। तो यहाँ पर किस वजह से होगा भाई? एक्चुअल में देखिए, अगर कोहनी है ना आपकी डायरेक्ट मैदान पे मुड़ जाती है या फिर डायरेक्टली कोहनी जाके लग जाए और आपका शोल्डर, ठीक है, उसको दबाव को ना झेल पाए, तो आपका ये इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, डिसलोकेशन होने के चांसेस रहते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से भाई मैच करने वाला है, आपको ढूंढना है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में वर्लपुल चिकित्सा में निम्नलिखित में से किन का उपयोग किया जाता है? वर्लपुल मेथड में आप किसका प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो भाई पानी में डुबोना तो बिल्कुल ही यूज़ होगा, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। अब पानी तो यूज़ हो रहा है, अब इसके साथ में दूसरा और क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं इसमें आपको बताना है। सो भाई राइट यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, राइट है यहाँ पर। देखिए एक तो पानी का तो बिल्कुल ही यूज़ होगा और इसके साथ में मालिश भी उसकी की जाएगी, मतलब मसाज इसकी एक तरह से की जाती है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तंत्र का प्रकार नहीं है, मतलब कौन सा इसमें पार्ट नहीं है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका सेंसरी। भाई एक्चुअल में जो सेंट्रल है, ठीक है, पेरिफेरल है, ऑटोनॉमिक है, ये आपके वर्ड है, आपने देखा भी वो तंत्र का या फिर कह सकते हो जो नर्वस सिस्टम है उसमें यूज़ किया जाता है। सेंसरी एक्चुअल में है क्या? सेंसरी ऑर्गन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आँख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, तो ये आपके सेंसरी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि T3 हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। और भाई क्वेश्चंस आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। T3 हार्मोन को वैसे बोलते हैं ट्राइडोथायरोमिन, ठीक है, ट्राइडोथायरोमिन इसको भाई वैसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें T3 भी आपका मेनली बॉडी के अंदर क्या करता है, ये एक्चुअल में टी हार्मोन, इसमें भाई वैसे तो थायरोक्सिन हार्मोन वैसे तो हम बोलते हैं ना थायराइड से आपका निकलता है। इसमें T1 T2 T3 T4 तक ये इसमें कुछ है ना आपके हार्मोन्स निकलते हैं। एक्चुअली में बॉडी के अंदर आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, उसकी कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उसको मतलब उसको नियंत्रित करने के लिए आपका ये काम करती है, ठीक है। भाई इतना तो डीप में मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत जब क्वेश्चन को सर्च करते हैं तो पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में भाई अलग अलग दी गई हैं, लेकिन थोड़ी सी ये कह सकते हैं जो मेडिकल्स वाली जो बुक्स होती हैं भाई इतनी नहीं पढ़ी डीप में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि ग्लैंड्स की वाहिनी स्टेनसन की वाहिनी कहलाती है? स्टेनसन डक्ट किसको कहा जाता है? कौन से ग्लैंड के अंदर पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट हो जाएगा, ये होती है आपकी कान की ग्लैंड, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे ये, और यहाँ पर एक सूची का दूसरी सूची से फिर से मिलान करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस ही कुछ इस तरह के और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सो क्वेश्चन में आपको मिलाना है, ठीक है, अधिवृक्क मध्यांश, ठीक है, अधश्चेतक और अधिवृक्क वल्कुट और पीनियल, ठीक है, मतलब ग्लैंड से ही रिलेटेड है। इनसे कौन कौन सा कह सकते हैं कि आपका इसमें मेनली ये अगर मैं बात करूँ ना, मतलब ये एक तरह से मतलब ये ग्लैंड्स की कार्यशैली से रिलेट कर रहा है भाई, ठीक है। एपाइनफ्रिन, ठीक है, अधिवृक्क मध्यांश जो है ये आपका मेनली एपाइनफ्रिन से आपका रिलेट करता है। अदर्श चेतक है ये आपका जो कॉर्ट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से रिलेट करता है, ठीक है। अधिवृक्क वल्कुट जो है ये आपका रिलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, और पीनियल जो है ये मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन से रिलेट करती है। तो भाई इस हिसाब से जो कूट आपको बन रहा है, क्योंकि पीनियल का मुझे ध्यान में था मेलाटोनिन है, तो मैं लास्ट में जिसमें मिल रहा ऑप्शन सी, ठीक है भाई, ऑप्शन सी में, ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई ये राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है? जातीय तत्व का मतलब है कि दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन का प्रकार पाया जाता है।
चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और हमारे यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे। सो राइट हो जाएगा कैसीन, ठीक है, कैसीन आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्यरत महिला रोज कितने प्रोटीन उसको चाहिए, कितना प्रोटीन उसको लेना चाहिए भाई। देखिए यहाँ पर अगर प्रोटीन की बात करें तो अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से है, तो लगभग यहाँ पर 46 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन है ये आपका चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना जिसका 57 से 58 मतलब अप्रोक्स 60 किलोग्राम वेट है, उसके हिसाब से यहाँ पर हम इसका तुलना कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और वैसे बॉडी पे ही डिपेंड करता है, बॉडी का पर पाउंड के हिसाब से हमें एक्चुअली में फैट चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबॉइड अस्थि शरीर में कहाँ पाई जाती है। सो राइट रहेगा, ये पैर में पाई जाने वाली आपकी क्यूबॉइड है, ठीक है। और क्यूबॉइड आपका कह सकते हैं कि 7 टार्सल्स में से एक है, ठीक है। अब मतलब जो टार्सल्स होती है ना आपके पाँव की, उनमें से एक क्यूबॉइड उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर में स्केफाइड हड्डी कहाँ पाई जाती है। स्केफाइट, सो भाई ये आपकी रिस्ट की हड्डी का नाम है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। सो बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, इसमें तो कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, ये कैल्शियम की वजह से ही है, ठीक है। और कैल्शियम का अगर हम बात करें ना, सो इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी को बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मानव शरीर में हड्डियों को खाली स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पर, किस बिहाफ पे हम जो हड्डी है बोन्स उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा, एक तो उनका आकार कैसा है और उनकी आकृति, ठीक है, शेप एंड साइज पे हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों की क्षमता को साधारणतः मापा जाता है, किससे मापते हैं भाई। चलिए जी 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा यहाँ पर स्पायरोमीटर से आप क्या करते हैं, स्पायरोमीटर से ही जो फेफड़ों की क्षमता है, फेफड़ों की कैपेसिटी है, उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है। सो बहुत इजी रहेगा भाई, अगर नहीं पढ़ा एयर का मिक्सचर तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 78 रहता है आपका नाइट्रोजन और इसमें 21% रहता है ऑक्सीजन और 0.03% रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर गैसेस के अंदर बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। श्वसन अंग कौन सा भाई, मेन। चलिए जी 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा यहाँ पर फेफड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि एल्वियोली में पृष्ठ ताण कम कर देर होने से बचने में कौन सा द्रव्य शामिल है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई इसमें ये सरफा कंटेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। बिल्डिंग ब्लॉक भाई एक्चुअल में देखिए जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है, सेल से बनी रहती है। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। सो बिल्कुल इजी रहेगा भाई, न्यूक्लियस इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका चारों तरफ से घिरी रहती है। सो राइट हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन का अध्ययन किस प्रकार का अध्ययन होता है। चलिए जी राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक अध्ययन इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट भाई नहीं, हाँ 163 नहीं भाई, हाँ ये व्यक्तिक, इंडिविजुअल, ठीक है ना, व्यक्ति किसको कहा जाता है भाई, प्रयोगात्मक नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सेट कमांड में धावक होता है। देखिए एथलेटिक्स में जब कमांड दी जाती है, आप स्प्रिंट स्टार्ट ले रहे होते हैं, तो इसमें ये बोल रहा है कि कौन सी आप पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। एथलीट, ऑन योर मार्क, सेट, और फिर गन फायर की जाती है, क्लैपिंग की जाती है, क्लैपर बजाया जाता है, सीटी बजाई जाती है। सो जो सेट कमांड में धावक कैसा होगा, ठीक है, स्थायी संतुलन है, अस्थायी है, उदासीन है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो भाई एक्चुअल में ये अस्थायी, ठीक है, अनइक्विलिब्रियम,
ठीक है, स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहेगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है। अगर आप कोई भी गेम करवाना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप कौन सा यूज़ करते हैं, सो ऑब्वियसली आप पहले प्लानिंग बनाएंगे। सो ऑप्शन अपना सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के पाठ्य वितरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो भाई अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं या फिर आप फिजिकल लेसन का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो धार्मिक आधार आपका ज़रूरी नहीं है। बाकी बच्चों की आवश्यकता क्या है, ठीक है, वित्त सुविधाएं कितनी है और फिजिकल लेसन का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बाकी धार्मिक आधार इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या चित्तवृत्ति नहीं है। चलिए जी, राइट ऑप्शन की तरफ लेके चलूँ। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा अस्मिता। ठीक है, बाकी विकल्प, प्रमाण, निद्रा, ये सभी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या होता है। एक्चुअली में जो प्राणायाम है आपके जितने भी है इसमें उज्जैनी, ठीक है, पल्लविनी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, ठीक है, तो जो आप ये प्राणायाम करते हैं इसको करने में पूरक, कुंभक, रेचक का प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ पर रेचक का मतलब होता है श्वास को छोड़ना। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग के एक तत्व के रूप में खालिस्तान आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती। ये किससे रिलेट करता है, धारणा से, ध्यान से, समाधि से या फिर प्रत्याहार से। सो राइट हो जाए, प्रत्याहार से रिलेट करेगा। एक्चुअल में जो प्रत्याहार है इसमें इंद्रियों पर मीन्स जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है, आँख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, आपका त्वचा है, ठंडा गर्म का जो अनुभव करवाती है, उन सभी पे नियंत्रित करना ही एक्चुअल में प्रत्याहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग कर्मसु कौशलम परिभाषा किसने दी है। सो राइट हो जाएगा ये योग कर्मसु कौशलम भगवत गीता के अंदर, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायर टेस्ट संबंधित है। जी हाँ, जनरल डायर तो हमने नाम सुना है और यहाँ पर एक डायर टेस्ट भी आ चुका है। सो डायर टेस्ट ये किससे रिलेट करता है। सो राइट हो जाएगा ये है आपका जोनास टी डायर। ठीक है, और यहाँ पर ये इनको बनाने वाले हैं। एक्चुअल में जो डायर टेस्ट है ये आपका टेनिस से रिलेट करता है। ठीक है, और ये 1935 में इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण होता है। डिस्कस थ्रो, ठीक है भाई, ये एक्चुअल में जो ये वाला कोण बनेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना रहता है, ये रहेगा आपका 34.92 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑप्शन में। चलिए जी, मैंने क्या कर दिया, राउंड कर दिया ना। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर टेस्ट किस शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन करता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये आपका मेनली एंड्योरेंस को यहाँ पर लिख रखा है। सो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपको सूचियाँ दी गई है, इन सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, और ये भी आपका ट्रेनिंग से रिलेट कर रहा है। ठीक है, विस्फोटक शक्ति है, मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और यहाँ पर आपका सहनशीलता की बात कर रहा है। सो कौन कौन से टेस्ट से आपको मिलती है, मतलब कौन कौन से टेस्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं। सो राइट ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं और राइट ऑप्शन यहाँ पर चलिए हम मिलाने की कोशिश करेंगे। सो जो कह सकते हैं कि जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है ये आपकी सार्जेंट जंप के अंदर चेक की जाती है। ठीक है, इसमें है आपका नेक्स्ट है चपलता। चपलता को हम बोलते हैं तो ये आपका स्क्वैट थ्रस्ट, ठीक है, इसमें यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है आपका लचीलापन है। सो लचीलापन आपका फ्लेक्स्ड आर्म्ड हैंग, नहीं भाई, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग में तो आप है ना एंड्योरेंस चेक करते हैं ना, गर्ल्स के लिए है ना, गर्ल्स के लिए है भाई ये। और लचीलापन है ये आपका ब्रिज अप टेस्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो भाई इस हिसाब से जो कूट में आपको मिलेगा ये हो जाएगा ऑप्शन, चलिए भाई बी ए। सो यहाँ पे बी आपका ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगिता में
विषम टीमों की संख्या होने पर ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र क्या है? चलिए जी, नॉकआउट मेथड की बात कर रहे हैं कि अगर आपको ऊपरी हाफ में यहाँ पर देना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे। चलिए जी, बाई के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सो राइट हो जाएगा इसमें NB-1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपसे लोअर हाफ का पूछ लिया जाए तो लोअर हाफ के लिए आप ऑप्शन बी पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका फिक्सर डालने का नहीं है? फिक्सर में आपका यूज़ नहीं किया जाता। चलिए जी, साइक्लिक है, टेबुलर है, स्टेयरकेस है, सर्कुलर मेथड आपका यूज़ नहीं है भाई। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा गया था ना, तो इसलिए मैंने सर्कुलर पे क्लिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिंगल लीग प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही है, ठीक है। साइक्लिक विधि से इसमें चक्रों की संख्या कितनी होगी? भाई देखिए, 15 टीमें भाग ले रही है ना, तो साइक्लिक मेथड है, तो इसमें होता क्या है, जितनी आपके पास में विषम संख्या में टीमें हैं तो उतने ही आपके चक्कर मौजूद रहेंगे। सो चक्कर उतने ही मौजूद रहेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या बन गया भाई? 15, ठीक है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। और अगर आप बोलेंगे कि सर इसको समझा दीजिए, सो अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा, कमेंट करके बताएंगे तभी मैं बना पाऊंगा। सो भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, और क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ? सो बहुत इजी है, ठीक है। 23 जून 1894, ऑप्शन ए राइट रहेगा। विंटर ओलंपिक किस वर्ष शुरू हुए थे? चलिए जी, विंटर ओलंपिक शैमनिक्स फ्रांस में 1924 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सो बिल्कुल ईजी है भाई, ऑप्शन यहाँ पर पियरे डी कुबर्टिन। सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। सो दोस्तों, ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 MCQs की एक टेस्ट सीरीज़, ठीक है। स्कोर कितना रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्वेश्चंस और टेस्ट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर दूसरों को भी आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब करने का दिल करे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।